हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आइए आज हम पढ़ेंगे जिम्नोस्पर्म एवं एंजियोस्पर्म पादप के बारे में। दोस्तों, यह दोनों ही प्रकार के पादप जो होते हैं, इन दोनों में समानता इस बात की है कि दोनों ही बीज वाले पादप है। सीड बीयरिंग प्लांट्स कहते हैं इनको, बीज युक्त पादप, यानी कि इन पादप का जीवन चक्र में बीज अवस्था आती है। बीज युक्त पादप है दोनों, किंतु दोस्तों इनमें विभिन्नता यह है कि इनके जिम्नोस्पर्म के जो बीज होते हैं वो नग्न बीज या इनको नग्न बीजी पादप भी कहते हैं, यानी कि कवर्ड नहीं होते हैं, नेकेड होते हैं। जबकि एंजियोस्पर्म के जो बीज होते हैं वह आवरण से घिरे होते हैं या कवर्ड होते हैं। दोस्तों, इन दोनों प्रकार के पादप के जीवन चक्र, इनके कुछ उदाहरण और कुछ विशेष लक्षण के बारे में हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यदि मैं आपसे पाइनस, साइकस आदि पादप के बारे में बात करूं तो ये नाम आपने सुने होंगे। दोस्तों, ये दोनों ही प्रकार के पादप जो है यह जिम्नोस्पर्म में आते हैं। इन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं। पाइनस जो होता है यह द्विलिंगी पादप है, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों ही जननांग मतलब दोनों ही लैंगिक अंग इसमें उपस्थित होंगे, या इसको हम मोनोसियस प्लांट कहते हैं। मोनोसियस प्लांट इसको हम कहेंगे। द्विलिंगी या द्विलिंगाश्रयी ऐसा कहना चाहिए। इसको हम कहेंगे एक लिंगी पादप या डायोसियस प्लांट। फ्रेंड्स, ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दिया है। पाइनस और साइकस की बात करें तो और भी इनमें पाइनस जो होता है यह शाखित है, जबकि यह साइकस अशाखित होता है। और पॉइंट्स की बात करें अगर, यहां पर इनमें एक क्वेश्चन बनता है ट्रिपल सी, जिसको कहेंगे, याद रखने के लिए है ये। एक सी का मतलब होता है साइकस, एक सी का मतलब होगा साइनोबैक्टीरिया, और इस सी का मतलब होगा कोरेलॉइड रूट। कोरेलॉइड जड़ें या प्रवाल मूल या जड़। दोस्तों, यहाँ पर साइकस का साइनोबैक्टीरिया के साथ सहजीवी संबंध होता है और इस प्रकार से एक विशेष प्रकार की जड़ बनती है जिसको कोरेलॉइड रूट कहते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पाइनस में बात करें तो पाइनस कवक के साथ माइकोराइजल रूट सिस्टम बनाता है, माइकोराइजा, ये रूट सिस्टम बनेगा और इस प्रकार से कवक व पाइनस का सहजीवी संबंध माइकोराइजा कहलाएगा, और साइकस व साइनोबैक्टीरिया का सहजीवी संबंध से जो जड़ बनेगी उसको प्रवाल मूल या कोरेलॉइड रूट कहते हैं। अब दोस्तों, इनमें और अगर बात करें तो यह पादप जो जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म पादप नग्न बीजी कहलाते हैं। इन पादप को हम नग्न बीजी पादप कहते हैं, अर्थात इनके बीज कवर्ड नहीं है। तो इस बात को समझे अगर, इसके और क्या पॉइंट होंगे। फ्रेंड्स, कुछ बेसिक पॉइंट देखते हैं यहाँ पर, फिर उसके बाद में इन सभी को समझना काफी आसान होगा। अगर हम पुष्प की संरचना को एक बार ध्यान में लाते हैं
तो पुष्प पौधे का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होता है। पुष्प में कुछ इस प्रकार से संरचनाएं हैं, आपने स्ट्रक्चर देखा होगा। तो यहां पर इसको हम स्टिग्मा कहते हैं या वर्तिका, या इसको हम कहेंगे स्टिग्मा। या इसका नाम है वर्तिका, इसको स्टाइल कहते हैं या वर्तिका। और ये जो फूला हुआ भाग है इसको ओवरी या अंडाशय कहते हैं। अब दोस्तों यहां पर हम इस अंडाशय के अंदर उपस्थित एक और संरचना को अगर देखें, वह है ओव्यूल। इस संरचना को कहेंगे, ओवरी के भीतर उपस्थित संरचना का क्या नाम है? ओव्यूल, यानी कि बीजांड। दोस्तों आपको यहां पर दोनों ही नाम इसके याद रखना आवश्यक है, ओव्यूल या बीजांड कहेंगे। अब इस बीजांड के अंदर नाम से ही क्लियर है कि बीज बनता होगा। इस बीजांड के अंदर भ्रूण कोश होता है, भ्रूण कोश, नॉट भ्रूण कोश, भ्रूण कोश होगा, यानी कि एम्ब्रियो सेक, एम्ब्रियो सेक। अब दोस्तों इस एम्ब्रियो सेक के अंदर जो संरचना होती है उसको यहां समझ लेते हैं हम। ये मैंने बनाया है एक एम्ब्रियो सेक, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती है। वो एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में अलग अलग निर्भर करेगा। अंड कोशिका, एग सेल होती है इसमें। तो दोस्तों यह मादा युग्मक की तरह कार्य करती, जबकि यह जो भ्रूण कोश या एम्ब्रियो सेक होता है यह मादा युग्मकोद्भिद की तरह काम करता है। मादा युग्मकोद्भिद यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट स्ट्रक्चर का नाम भी पूछा जा सकता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन कवर कर लेते हैं, मेल गैमेटोफाइट या फिर नर युग्मकोद्भिद का क्या नाम होगा? तो उसको हम कहेंगे परागकण। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। परागकण या पोलन ग्रेन जो होता है वह नर युग्मकोद्भिद के नाम से जाना जाएगा। अब मित्रों ये सब चीज मैं यहाँ डिस्कस इसलिए कर रहा हूं, इसका कुछ महत्व है। ओवरी स्ट्रक्चर है, फ्लावर के अंदर कह सकते हैं, या फ्लावर का भाग है। ओवरी या अंडाशय के अंदर क्या है? ओव्यूल यानी कि बीजांड है। और इस बीजांड के अंदर एक संरचना है जिसको हम कह रहे हैं एम्ब्रियो सेक। इस बीजांड के अंदर एम्ब्रियो सेक या भ्रूण कोश उपस्थित होगा। अब मित्रों और इस भ्रूण कोश के अंदर विभिन्न सेल, जैसे कि आप इसमें पढ़ते हैं एंजियोस्पर्म में जब दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन की बात आती है तो वहां पर क्वेश्चन देखने को मिलता है। मतलब एंटीपोडल सेल, प्रतिविन्यास कोशिकाएं चैलेजल एंड पर आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा जैसे कि सिनर्जिड सेल्स देखने को मिलती है, मतलब चैलेजल एंड पर यही रहेगी सिनर्जिड, और माइक्रोफाइल एंड पर एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलती है। इसके अलावा और मतलब अलग अलग, मतलब मैं आपको क्लियर अगर कहूं तो ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा एंजियोस्पर्म में।
7 सेल 8 न्यूक्लियस, ये स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसमें ये दो आसपास की सेल रहती, इनको सिनर्जिड सेल कहते हैं, जबकि ये कोशिका है, इसको एग सेल हम कहेंगे। ठीक है, और ये पूरा जो एपरेटस है, एग एपरेटस पूरा, यह माइक्रोपाइल सिरे पर होता है, माइक्रोपाइल सिरे पर होगा। जबकि यहां 3 सेल जो होती है एंटीपोडल सेल, प्रतिविन्यास कोशिका, एंटीपोडल कोशिका ये जो होती है यह चलेजल एंड पर होती है। और बीच में यहां होती है पोलर न्यूक्लियाई या ध्रुवीय कोशिका, ध्रुवीय कोशिका। अब दोस्तों क्वेश्चन पॉइंट ये है, ये पूरा एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक में माइक्रोपाइल एंड की तरफ सिनर्जिड सेल मिलेगी, जबकि एंटीपोडल सेल चलेजल एंड तरफ मिलेगी, और मतलब कुछ उल्टा पुल्टा जो बताया था एग्जैक्ट ये है, और बीच में पोलर मिलेगी, पोलर न्यूक्लियाई या पोलर सेल कह सकते हैं उसको, केंद्रीय कोशिका कहेंगे, और उसमें पोलर न्यूक्लियाई। टोटल यहाँ पर आप अगर नाभिक देखें तो 3 + 3 + 2 यानी कि टोटल 8 नाभिक होंगे, जबकि सेल की बात करें तो 3 + 3 6, और एक बड़ी सेल केंद्रीय कोशिका, तो 6 + 1 7 सेल होगी। ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, हम डबल फर्टिलाइजेशन वाले टॉपिक में इसको पढ़ते हैं। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में यह अंतर होता है कि जो ओवरी है वो केवल इनमें देखने को मिलती है, जबकि इनमें केवल ओव्यूल से बात शुरू होती है। एक्चुअल में यहाँ पर ये जो कवरिंग है, इस कवरिंग पे बेस्ड रहता है पूरा स्ट्रक्चर। तो नग्न बीजी पादप जिनको हम जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और एंजियोस्पर्म यानी कि बीज आवरण युक्त है, बस ये अंतर रहेगा। और इसको अगर डायरेक्ट पॉइंट वाइज देखें, कौन सा स्ट्रक्चर किसमें देखने को मिलेगा या क्या अंतर होगा, तो वो कुछ इस प्रकार है। ये पूरे स्ट्रक्चर आपको वैसे मॉर्फोलॉजी में भी पढ़ने को मिलते हैं, और वही बेस यहाँ पर देखने को मिलता है। अब फ्रेंड्स इसमें एक और पॉइंट है, जैसे हम कहें फल अगर है तो फल किससे बना होगा, और फल के अंदर बीज होता है तो बीज किस संरचना से बना होगा, और बीज के भी अंदर भ्रूण होता है तो भ्रूण किस संरचना से बना होगा। तो जो जाइगोट बनता है, युग्मनज, जाइगोट से भ्रूण बना होता है, जबकि बीजांड या ओव्यूल से बीज बना होता है, और ओवरी यानी कि अंडाशय से फल बना होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फल है, फल के अंदर बीज है और बीज के अंदर भ्रूण है। अगर कोई नग्न बीजी पादप है और उसका बीज कवर्ड नहीं है, यानी कि फल नहीं है वहां पर वास्तविक फल, इसलिए कहेंगे कि उसमें अंडाशय अनुपस्थित रहा होगा। तो अंडाशय किसमें देखने को मिलेगा, एंजियोस्पर्म में, जबकि नग्न बीजी पादप यानी कि जिम्नोस्पर्म में देखने को नहीं मिलता है। ऐसी कुछ बेसिक बातें हैं, इसको अगर आप डिटेल पढ़ते हो तो इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चंस कवर होते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर जो एनसीईआरटी में साइकस, स्पाइनस और ये जो एक और जिंगिंगो दिया है, इन तीनों स्ट्रक्चर को देखेंगे तो यहाँ पर सीड की बात हो रही है, मतलब उसमें फल के समान संरचना उस पादप में दिखाई है इस तरह से,
फल के जैसी संरचनाएं है वो, पर किंतु वो फल नहीं, उसको बीज लिखा है। मतलब बीज है पर वो आसपास से कवर्ड नहीं है। अगर वो कवर्ड होते तो वही क्या कहलाता, उसको फल कहते, पर ये फल नहीं है, बीज है। तो ये इसलिए इसको फल नहीं कहा, क्योंकि जिम्नोस्पर्म में अंडाशय नहीं होता है। अब इसको हम और कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट के थ्रू कवर करें अगर, तो जिम्नोस्पर्म में लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म की बात आती है। तो सिकुआ जो प्लांट है उसको हम लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म कहते हैं। नीट का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सिकुआ सबसे लंबा जिम्नोस्पर्म पादप है। अब इसमें कुछ और पॉइंट्स है जिसको हम लाइफ साइकिल प्रोसेस के थ्रू देखें अगर, तो यहां पर इस चैप्टर में ही लास्ट में अलग अलग प्रकार के जीवन चक्र दिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। तो सबसे पहले हम पादप जगत को अगर रिकॉल करें तो इसमें सबसे बेसिक पादप होते हैं शैवाल, ठीक है। उसके बाद में ब्रायोफाइटा, और ब्रायोफाइटा से थोड़े डेवलप प्लांट टेरिडोफाइटा, और टेरिडोफाइटा से भी डेवलप प्लांट होंगे जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म के भी आगे एंजियोस्पर्म हम पढ़ते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पर इन सभी प्लांट के ग्रुप को कोरिलेट करके कुछ पॉइंट्स या कुछ बनने वाले क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। हम अगर लाइफ साइकिल या जीवन चक्र की बात करें, पादप का जीवन चक्र या लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कई सारे एक्सेप्शन और कुछ पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। आइए हम इसको डिटेल में समझते हैं। फ्रेंड्स, लाइफ साइकिल 3 प्रकार की देखने को मिलेगी आपको। एक होगी हैप्लॉन्टिक, लाइफ साइकिल एक होगी डिप्लॉन्टिक, और एक होगी हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लॉन्टिक में अगुणित अवस्था ज्यादा प्रभावी रहती है, इसमें द्विगुणित अवस्था ज्यादा प्रभावी रहती है, जबकि इसमें अगुणित और द्विगुणित दोनों अवस्थाएं लगभग समान रहती है। ठीक है, यहां पर यह अवस्था शैवाल में देखी जाती है, यह अवस्था जिम्नोस्पर्म व एंजियोस्पर्म पादप में, जबकि यह ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा में देखी जाती है। फ्रेंड्स, यह क्लासिफिकेशन, प्लांट क्लासिफिकेशन चैप्टर जो है पादप जगत 3rd चैप्टर, उसके लास्ट में इसके बारे में डिटेल में दिया है। वहां पर कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो पढ़ने में छूट जाते हैं। उस पैराग्राफ से कई सारे क्वेश्चंस भी बने हैं जिनको मैं डिस्कस करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर अगर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं नीट के, तो 2017 या 18 में क्वेश्चन पूछा है जाइगोटिक मियोसिस पर बेसिस। जाइगोटिक मियोसिस ठीक है, युग्मनज में अर्धसूत्री विभाजन की बात। तो ये किसमें देखा जाता है, इस पॉइंट को हम कवर करेंगे। जाइगोटिक मियोसिस किसमें देखा जाता है, तो उसका आंसर
क्लेमाइडोमोनास दिया था, यानी कि शैवाल है, और वो क्वेश्चन एक्चुअल में इस लाइफ साइकिल से रिलेटेड था। आइए तो एक एक करके इन तीनों लाइफ साइकिल को हम समझे, और वहां पे आप समझ पाएंगे जाइगोटिक मियोसिस किस प्रकार से शैवालों में होता है। दोस्तों, आपने ये जरूर सुना होगा कि जब अगुणित नर व मादा युग्मक आपस में संगलित होते हैं और निषेचन होने के पश्चात जो संरचना बनती है उसको हम जाइगोट कहते हैं, और यह द्विगुणित संरचना होती है। तो यहाँ पर मैं दो युग्मक लूंगा, नर युग्मक मेल गैमेट जो कि हैप्लॉइड होगा, और एक मादा युग्मक वह भी हैप्लॉइड होगा, और ये दोनों संगलित होते हैं तो 2n एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। इसको हम युग्मनज या फिर जाइगोट कहेंगे। दोस्तों, आपने सेल डिवीजन या फिर कोशिका विभाजन में यह पॉइंट जरूर देखा होगा कि इसमें दो प्रकार के विभाजन होते हैं, एक समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन को हम माइटोसिस कहते हैं, जबकि अर्धसूत्री विभाजन को हम मियोसिस कहते हैं। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है कि माइटोसिस में अगर कोई सेल 2n है तो उसी के डिवीजन से दो सेल बनेगी तो वह दोनों सेल भी 2n ही रहेगी, दोनों सेल 2n ही रहेगी। अब और क्या डिफरेंस है, मतलब इसमें इससे मियोसिस से, तो मियोसिस में ऐसा होता है कि यदि कोई 2n सेल है, अगर उसमें डिवीजन हुआ है कौन सा वाला, मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री, तो बनने वाली कोशिका n होती है। ये बड़ा डिफरेंस यहाँ पर देखने को मिलता है कि अर्धसूत्री नाम है, अर्धसूत्री यानी कि वो सूत्रता को, प्लॉइडी को आधा कर देता है। तो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन वह 2n सेल को n कर देता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर इसमें यदि जाइगोट में समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस होता है तो बनने वाली सेल्स भी 2n ही रहेगी। मैं ऐसे कुछ बताना चाहता हूं कि यहाँ यदि माइटोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन, माइटोसिस अगर होता है तो बनने वाली सेल्स भी 2n ही रहेगी। बट अगर यहाँ मियोसिस हो जाता है, जाइगोट में यदि मियोसिस, वेरी इंपॉर्टेंट है, अर्धसूत्री विभाजन होता है तो बनने वाली सेल अब अगुणित रहेगी। जाइगोट एक द्विगुणित संरचना है सदैव, अगर इसमें मियोसिस हुआ तो बनने वाली कोशिकाएं यह अगुणित होती है। ठीक है, बनने वाली सेल्स अगुणित। अब मित्रों, यहाँ पर जाइगोट में मियोसिस हुआ है तो सेल्स जो बनी वो अगुणित बनी है, और यही सेल आगे डेवलप होके पादप बॉडी, प्लांट बॉडी बनाएगी। ठीक है, और ये पूरा उसका शरीर जो होगा वो गैमेटोफाइट कहलाएगा, युग्मकोद्भिद, और यही जीवन में प्रभावी अवस्था रहेगी। बाद में इसी युग्मकोद्भिद से युग्मक बनेंगे। ठीक है, यही युग्मकोद्भिद पादप सरवाइव करेगा। ठीक है, और धीरे से इससे युग्मक बनेंगे और फिर वो जाइगोट बनेगा, और ये लाइफ साइकिल चलती रहेगी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि केवल जब तक जाइगोट रहता है तभी 2n अवस्था है, अन्यथा हर जगह n अवस्था ही है। जब मेन प्लांट बॉडी अगर n हो, युग्मकोद्भिद यानी कि n हो, तो और लंबे समय तक n रहे तो ऐसे जीवन चक्र को हम अगुणित जीवन चक्र कहते हैं। तो उस में द्विगुणित अवस्था कब आती है, जब केवल जाइगोट बनता है, और जाइगोट में तुरंत
अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो एन स्ट्रक्चर बन जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अगुणित जीवन चक्र जो है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, ये किस में देखने को मिलेगी? तो शैवाल में। अगुणित जीवन चक्र शैवाल में देखा जाता है और शैवाल में ही यह अगुणित जीवन चक्र है। शैवाल में ही क्वेश्चन बनता है ये कि जाइगोटिक मियोसिस किस में होता है? तो शैवाल में होता है या फिर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में। अब इसमें दोस्तों एक और लाइफ साइकिल हम देखेंगे जिसको हम डिप्लॉन्टिक कहेंगे। उसमें ऐसा कुछ रहेगा कि वहां पर जाइगोटिक मियोसिस देखने को नहीं मिलता है। तो क्या मियोसिस होता ही नहीं है? मियोसिस जरूर होता है क्योंकि युग्मक बनना है, किंतु जाइगोट में मियोसिस नहीं होता है। फिर क्या होता है? आइए समझते हैं उसको। द्विगुणित जीवन चक्र, द्विगुणित जीवन चक्र। द्विगुणित जीवन चक्र की अगर बात करें तो इसमें कुछ ऐसा दिया है, यह एन अवस्था है, बाकी जीवन का अधिकांश समय 2n अवस्था से गुजरता है, ऐसा कुछ नहीं। यह युग्मक वाली अवस्था है, एन मतलब अगुणित अवस्था, जबकि यह 2n मतलब द्विगुणित अवस्था है। अब दोस्तों यहां पर मियोसिस किस अवस्था में हो रहा है? मैं आपको 2 पॉइंट बता देता हूं। एक होता है गैमेटोफाइट, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं, यह एन होता है, यानी कि ये युग्मकोद्भिद का नाम है। और एक होता है स्पोरोफाइट जो कि 2n होता है। तो यहां एन अवस्था है यानी कि ये युग्मक होते हैं। जो युग्मक होंगे, गैमेट्स होंगे, वह एन अवस्था में सरवाइव करेंगे। और ये गैमेट्स, जो एन गैमेट्स होंगे, ये एन गैमेट आपस में फ्यूज होकर 2n जाइगोट बनाते हैं, ठीक है। और यही जाइगोट माइटोसिस, नॉट मियोसिस, माइटोसिस के थ्रू फिर आगे और कोशिकाएं बनाता है जो कि सभी 2n रहेगी। और यह 2n सेल पूरी प्लांट बॉडी बनाती है, स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट बनाती है। और इस स्पोरोफाइट में फिर बाद में मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन, और उस मियोसिस के थ्रू अगुणित गैमेट बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स बनते हैं, और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। तो दोस्तों ये द्विगुणित लाइफ साइकिल किसमें देखी जाती है? तो ये रहेगी जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। कुछ अपवाद भी है, उसको भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब लास्ट में एक और है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, यानी कि अगुणित द्विगुणित जीवन चक्र। इसमें ऐसा कुछ होता है कि लाइफ का कुछ टाइम हैप्लॉन्टिक होता है, मतलब, और कुछ डिप्लॉन्टिक। आपने अगर ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में ध्यान दिया तो उसमें हम ऐसा पढ़ते हैं ब्रायोफाइटा में कि इनमें गैमेटोफाइट जो होता है स्पोरोफाइट पर डोमिनेट होता है, यानी कि गैमेटोफाइट स्वतंत्र रूप से रह सकता है, ठीक है। तो गैमेटोफाइट डिपेंड्स ऑन स्पोरोफाइट। इसमें मतलब दोनों टाइम इक्वल कह सकते हैं। तो ये युग्मकोद्भिद या फिर गैमेटोफाइट का टाइम ले लेते हैं, और ये स्पोरोफाइट 2n, अप्रॉक्स दोनों सेम रहते हैं, इक्वल। ये गैमेटोफाइट फ्यूज निषेचन के पश्चात 2n बॉडी बनाएगा, और ये 2n बॉडी अर्धसूत्री विभाजन द्वारा वापस n बनाएगा, और ये लाइफ साइकिल चलती रहती है। ऐसा पैटर्न किसमें देखा जाता है? ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। दोस्तों
हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब एन अवस्था ज्यादा समय के लिए, शैवाल में होता है ऐसा। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल यानी कि 2n अवस्था ज्यादा समय के लिए। अब 2n अवस्था से मतलब है मेरा कि कोई भी अगर पादप है तो पूरी बॉडी उसकी पत्ती, जड़, तना, फल आदि सब 2n होते हैं, द्विगुणित होते हैं। इस 2n को अगर समझना चाहें आप तो मानव या हमारा ह्यूमन बॉडी से अगर बात करें तो 2n अगर है यानी कि डिप्लॉन्टिक सेल है यानी 46 क्रोमोसोम, अगर n है यानी कि हैप्लॉन्टिक है तो 23। ऐसा सेट किसमें देखने को मिलता है, जैसे कि स्पर्म और ओवम में। जबकि हमारे बॉडी की कोई भी सेल दूसरी लेंगे तो वो सभी 2n होती है यानी कि 46 क्रोमोसोम वाली होती है। तो ऐसा ही पादप में बात करें तो उनमें जो भी क्रोमोसोम नंबर रहता है, अगर 2n है तो डिप्लॉन्टिक है, डबल है, n है तो हैप्लॉन्टिक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन भी है, तो वो अपने आप में क्वेश्चन है, इसलिए उनको कवर करते हैं। यदि किसी प्लांट में, जैसे कि ये शैवाल है, तो शैवाल में ग्रीन, ब्राउन, रेड एल्गी आप जानते हैं। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी के मेंबर्स आपको पता होगा, वॉल्वोक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पायरोगारा, कारा, क्लेमाइडोमोनास, है ना, ये सब दिए हैं। और इसके अलावा ब्राउन एल्गी में लेमिनेरिया, सार्गासम, फ्यूकस, डिक्टियोटा, एक्टोकार्पस, ये सब दिए हैं उसमें। और फ्रेंड्स रेड एल्गी के भी आपको रोडोफाइसी के एग्जांपल्स पता ही होगा, है ना, जो भी ग्रेसिलेरिया, जिलेडियम, पॉलीसाइफोनिया, पोरफायरा, ये सारे दिए। फ्रेंड्स ये पॉइंट तो सारे इंपॉर्टेंट है ही सही, बट यहाँ पर अगर लाइफ साइकिल की बात करें तो दोस्तों लाइफ साइकिल में जैसे कि शैवाल अगर है तो शैवाल का जीवन चक्र अगर हैप्लॉन्टिक है नॉर्मल बात है, पर यदि कोई शैवाल में डिप्लॉन्टिक देखा जाता है तो ये अपने आप में एक पॉइंट इंपॉर्टेंट होगा या ये अपवाद स्वरूप। तो जैसे कि फ्यूकस, नॉट फाइकस, फ्यूकस एक ब्राउन एल्गी या भूरी शैवाल है जिसमें डिप्लॉन्टिक या द्विगुणित जीवन चक्र देखा जाता है, जबकि शैवाल होने के नाते इसमें हैप्लॉन्टिक होना चाहिए। और अपवाद स्वरूप, है ना, अपवाद स्वरूप इसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखी जाती है। उसी के साथ इसमें हम देखते हैं एक्टोकार्पस और पॉलीसाइफोनिया और एक नाम और होगा केल। ये तीनों शैवाल मतलब तीनों ही शैवाल हैं, तो इसमें कौन सा पैटर्न होना चाहिए, शैवाल है इसलिए हैप्लॉन्टिक होना चाहिए, किंतु अपवाद स्वरूप इनमें भी हैप्लो डिप्लॉन्टिक पैटर्न देखा जाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों आप जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो भी पॉइंट्स है, एंजियोस्पर्म पादप की बात करें तो इसको पूरे को 12th वाले वॉल्यूम में जो सेकंड चैप्टर है वहां पर पढ़ा जाता है। फ्लावर वाला जो पूरा पार्ट है वो सब एंजियोस्पर्म के बारे में है। एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, इनका अद्वितीय लक्षण है ये। एक और क्वेश्चन है इनमें, ट्रैकेड वेसल की बात करें तो वेसल्स केवल एंजियोस्पर्म में देखी जाती है, और भी जैसे कंपेनियन सेल वो केवल एंजियोस्पर्म में रहेगी। ऐसे कुछ पॉइंट्स है अलग अलग चैप्टर्स में हम पढ़ते हैं, और इस तरह से जिम्नो एंजियो के बारे में सारे पॉइंट्स कवर होते हैं। दोस्तों पढ़ते रहिए, बेस्ट ऑफ लक।